हाँ स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने विद्युत अपघटन की प्रक्रिया को समझ लिया है। विद्युत अपघटनी सेल क्या होता है ये भी जान गए हैं। फिगर में हमने ड्रा किया हुआ है एक विद्युत अपघटनी सेल को। इसमें क्या हो रही है, विद्युत अपघटन की क्रिया हो रही है। और विद्युत अपघटन की क्रिया में ये भी हम जानते हैं क्या कि ये हमारा नेगेटिव टर्मिनल है। नेगेटिव टर्मिनल को कैथोड बोलते हैं और ये पॉजिटिव टर्मिनल है, पॉजिटिव टर्मिनल को एनोड बोलते हैं। तो क्या देखें, दोनों पर कुछ न कुछ पदार्थ मुक्त हो रहे हैं। जब विद्युत अपघटन शुरू होता है तो कैथोड पर धनायन और एनोड पे ऋण आयन एकत्र होते हैं, यानी दोनों टर्मिनल पे कुछ न कुछ पदार्थ एकत्र होते हैं। तो इन इलेक्ट्रोडों पे कितने पदार्थ एकत्र होते हैं, कितने समय में एकत्र होते हैं, इन संबंधों का पता हमको फैराडे के नियम से पता चलता है। इन फैराडे ने एक्सपेरिमेंट किया और एक्सपेरिमेंट के पश्चात बताया कि क्या संबंध है इसमें विद्युत धारा की मात्रा जो प्रवाहित की जाएगी और इलेक्ट्रोडों पर जो पदार्थ मुक्त होंगे उनके मात्रा में क्या रिलेशन है। यही रिलेशन हमको फैराडे के नियम बताते हैं। तो फैराडे के दो नियम हैं। पहले यह देख लेते हैं, इस विद्युत अपघटनी सेल में इलेक्ट्रोलाइट यानी विद्युत अपघट्य पदार्थ भरा है। ठीक है, तब इसमें हम जो धारा प्रवाहित कर रहे हैं, धारा विद्युत धारा मान लो इसको आई, ये एम्पियर में होगा। आई एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित कर रहे हैं और कितने समय के लिए, टी समय के लिए। टी हमारा सेकंड में होगा। ठीक है, तो हमको ऑलरेडी पता है कि आवेश Q इक्वल टू आई टी यानी आवेश बराबर धारा गुणे समय होता है, ये हम जान रहे हैं पहले से। तो इसमें Q आवेश प्रवाहित किया जा रहा है यानी आई एम्पियर की धारा टी सेकंड के लिए प्रवाहित की जा रही है, तो उसको हम Q आवेश बोलेंगे। Q आवेश प्रवाहित किया जा रहा है, तो Q आवेश के द्वारा इन इलेक्ट्रोडों पे कितने पदार्थ की कितनी मात्रा मुक्त हो रही है, तो इसी को हम देखेंगे। तो हमारा फैराडे का फर्स्ट लॉ ये कहता है, प्रथम नियम, कि एक विद्युत अपघटन की प्रक्रिया में इलेक्ट्रोडों पर मुक्त होने वाले, प्रत्येक इलेक्ट्रोड पर मुक्त होने वाले पदार्थ की मात्रा इसमें प्रवाहित की गई विद्युत धारा की मात्रा के समानुपाती होती है। तो लिखो इसको, विद्युत अपघटन की प्रक्रिया में, विद्युत अपघटन की प्रक्रिया में, अपघटन की प्रक्रिया में प्रत्येक इलेक्ट्रोड पर मुक्त होने वाले पदार्थ की मात्रा विलयन में प्रवाहित की गई विद्युत धारा की मात्रा और इसी को हम कहते हैं आवेश। विद्युत धारा की मात्रा के समानुपाती होती है। ठीक है, इसको व्यक्त कर लेते हैं, मान लेते हैं, माना Q आवेश प्रवाहित कराने पर W ग्राम पदार्थ किसी इलेक्ट्रोड पर मुक्त होता है। मुक्त होता है माने प्राप्त होता है, हमको मिलता है W ग्राम पदार्थ एक इलेक्ट्रोड पर। तो W प्रोपोर्शनल Q यानी कि मुक्त होने वाले पदार्थ की मात्रा इस विद्युत अपघट्य के विलयन में प्रवाहित किए गए विद्युत आवेश यानी विद्युत धारा की मात्रा के समानुपाती होता है। इस या हम क्या देखे थे, चूंकि Q बराबर I इंटू टी ये था, तो हमारा हो जाएगा Q प्रोपोर्शनल हटा देते हैं तो इक्वल W इक्वल प्रोपोर्शनल हटा देते हैं Z इंटू आई टी। Q की जगह आई टी हो गया और Z क्या है, एक कांस्टेंट है। जहां Z एक स्थिरांक है, जहां Z एक
स्थिरांक है जिसे विद्युत रासायनिक तुल्यांक कहते हैं, जिसे विद्युत रासायनिक तुल्यांक, अंडरलाइन कर दे रहा हूं, विद्युत रासायनिक तुल्यांक, यानी कि इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट विद्युत रासायनिक तुल्यांक कहते हैं। ठीक है, इसका मात्रक Z का मात्रक ग्राम प्रति कूलम होता है। ये हमारे फैराडे का फर्स्ट लॉ है, ये प्रथम नियम है, रिलेशन है। ठीक है, अब यहां और लिख लेते हैं, W हमारा ग्राम में है, I है एम्पियर में, और T सेकेंड में है। ठीक है, अब फैराडे के दूसरे नियम को देखते हैं, द्वितीय। तो बच्चों, अब हमको ये समझना है कि फैराडे का दूसरा नियम क्या कहता है। अगर बढ़िया तरीके से समझ जाते हैं तो रखने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो फैराडे का द्वितीय नियम क्या कह रहा है, इसके बारे में देखो। ये हमने एक सेल ड्रा किया हुआ है। एक सेल में क्या है, दो अलग अलग पात्र हैं और दोनों में कैथोड एनोड अलग अलग लगे हुए हैं। कैथोड एनोड अलग अलग लगे हैं, यानी दो सेल जुड़े हैं इस प्रकार से, एक का पॉजिटिव टर्मिनल दूसरे के नेगेटिव से जुड़ा है और एक का नेगेटिव दूसरे के पॉजिटिव से। तो इस प्रकार के कनेक्शन को हम सीरीज कनेक्शन कहते हैं, श्रेणी क्रम कहते हैं। तो जब दो सेल हमारे श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, उस समय जो भी इनमें करंट फ्लो होगा तो समान मात्रा में होगा, यानी दोनों के लिए एम्पियर समान होगा। जितना एम्पियर करंट इसमें आएगा उतना ही एम्पियर करंट इसमें आएगा। समान समय के लिए धारा, विद्युत धारा की समान मात्रा दोनों सेलों में प्रवाहित होगी, विद्युत अपघटन की प्रोसेस होगी और इलेक्ट्रोडों पर अलग अलग द्रव्यमान मुक्त होंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ हमने क्या लिए हैं, अलग अलग इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन लिए हैं। एक में कॉपर सल्फेट भरा है, दूसरे में जिंक सल्फेट भरा है। ठीक है, तो अलग अलग पदार्थों का द्रव्यमान इलेक्ट्रोडों पर मुक्त होने वाला है। अब इनमें क्या रिलेशन होता है, इस रिलेशन को हम जानते हैं फैराडे के दूसरे नियम से। तो क्या देखो, अगर विद्युत धारा की समान मात्रा अलग अलग विद्युत अपघट्यों में प्रवाहित की जाती है तो इलेक्ट्रोडों पर मुक्त होने वाले पदार्थ की मात्रा उनके तुल्यांकी भारों के समानुपाती होती है। यानी मान लो अगर इस पे कॉपर मुक्त हो रहा है और इस कैथोड पे जिंक मुक्त हो रहा है, इस कैथोड पे कॉपर मुक्त हो रहा है, तो क्या हमको दिखेगा, कॉपर और जिंक का अनुपात जो आएगा W का, इनके तुल्यांकी भारों के समानुपाती आएगा। ठीक है, तो इस नियम को पहले लिखते हैं, द्वितीय नियम को। इस नियम के अनुसार अगर विद्युत धारा की समान मात्रा अलग अलग विद्युत अपघट्यों में प्रवाहित की जाए तो इलेक्ट्रोडों पर मुक्त होने वाले पदार्थों की मात्रा उनके तुल्यांकी भारों के समानुपाती होती है। ठीक है, ये दूसरे नियम के लिए डिफिनेशन हो गई। अब क्या देखते हैं, एक में मान लेते हैं कि W1 ग्राम पदार्थ मुक्त होता है, इस मात्रा में कॉपर मुक्त होता है W1 ग्राम, इस वाले पात्र में जिंक मुक्त होता है W2 ग्राम। तो इनमें क्या रेशियो होगा, नियम के अनुसार से
दोनों का W1/W2 इक्वल टू E1/E2। अगर इसका कॉपर का तुल्यांकी भार E1 है और जिंक का तुल्यांकी भार E2 है तो हमको क्या रेशियो मिलने वाला है, इसको लिख लेते हैं। यदि मुक्त होने वाले पदार्थों की मात्राएं W1 तथा W2 व इनके तुल्यांकी भार क्रमशः E1 व E2 हो तो क्या रिलेशन मिलने वाला है हमको, W1/W2 इक्वल टू E1/E2। यह अनुपात हमको मिलने वाला है। इसको यूं भी लिख सकते हैं, W1/W2 इक्वल टू E1/E2। ठीक है। हम प्रथम नियम से जान रहे हैं क्या कि W इक्वल टू फैराडे के फर्स्ट लॉ से W इक्वल टू ZIT होता है। W इक्वल टू ZIT होता है। और Z क्या होता है, IT तो हम समान मात्रा में, यानी यही Q है, समान मात्रा में प्रवाहित कर रहे हैं। क्या होगा, अलग अलग पदार्थों के लिए Z का मान अलग अलग होता है। Z के मान के लिए W की जगह हम W1 की जगह Z1 यूज करेंगे, W2 की जगह Z2। तो Z1IT बटे Z2IT इक्वल टू E1/E2। यहां से हमको क्या एक संबंध साफ साफ दिख रहा है कि पदार्थों के तुल्यांकी भार उनके विद्युत रासायनिक तुल्यांक के समानुपाती हैं, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है, ये नियत है IT। तो क्या है, तुल्यांकी भार उनके विद्युत रासायनिक तुल्यांक के समानुपाती होते हैं। तो हम क्या कहें, या पदार्थों के विद्युत रासायनिक तुल्यांकी भार, पदार्थों के तुल्यांकी भार उनके विद्युत रासायनिक तुल्यांक के समानुपाती होते हैं। ठीक है। तो इसको हम यूं भी लिख सकते हैं, या E प्रोपोर्शनल Z। तो तुल्यांकी भार विद्युत रासायनिक तुल्यांक के समानुपाती है। अगर यहां से हम प्रोपोर्शनल हटा के कांस्टेंट लगाते हैं तो E इक्वल टू FZ मिलता है, जहां F भी एक कांस्टेंट है, जहां F कहां से आया, यही IT एक कांस्टेंट है जिसको हम Q लिए थे। तो यहाँ F ले रहे हैं और इस F को हम कहते हैं, जहां F एक नियतांक है जिसे फैराडे कहते हैं, जिसे फैराडे नियतांक कहते हैं। इसी से हम आगे बढ़ के आ जा रहे हैं। यहाँ देखो क्या दिख रहा है, E इक्वल टू FZ, या Z को कैसे कैलकुलेट करेंगे, Z इक्वल टू, यहां से देखो Z इक्वल टू E/F। तो कोई किसी भी पदार्थ के लिए हमको उसका विद्युत रासायनिक तुल्यांक ज्ञात करने के लिए तुल्यांकी भार में F से भाग करना होगा। F की वैल्यू 96,500 होती है, 96500, जहां 1F इक्वल टू 96500 कूलम होता है। एक फैराडे बराबर 96,500 कूलम। तो किसी भी पदार्थ के लिए इस फार्मूले से हम क्या निकाल सकते हैं, जेड की वैल्यू, उसके जेड की वैल्यू कितनी है, इससे हम यहाँ कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके अगले लेक्चर में हम देखेंगे कि ये 96,500 कूलम किस प्रकार से प्राप्त हुआ है।
ठीक है, तो यहाँ आज तक के लिए सिर्फ इतना है। अगले लेक्चर में मिलते हैं। धन्यवाद।